तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को दी मंजूरी। छात्रों ने सीबीएसई के फॉर्मूले पर जताई थी आपत्ति। कोर्ट ने कहा जो छात्र फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करना चाहते उनके लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होगी परीक्षा। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी। एक बार फिर लखनऊ पहुंचे बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष। बीजेपी राज्य प्रभारी राधा मोहन ने भी लखनऊ में डाला डेरा। पार्टी विधायकों से शुरू की चर्चा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल के तीसरे फेज के नतीजे आए सामने। 77.8% प्रभावी स्वदेशी टीका। एक्सपर्ट कमेटी कर रही समीक्षा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 14 अंकों की मजबूती के साथ 52,589 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 26 अंक की तेजी 15,773 अंक पर बंद हुआ। शरद पवार के घर आज राष्ट्रमंच की बैठक हुई। राष्ट्रमंच का गठन यशवंत सिन्हा ने किया था। ये मंच पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन आज की बैठक में राजनीतिक दलों के नेता ही ज्यादा दिखाई दिए। बैठक पूरी तरह से राजनीतिक न लगे, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों के कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। बैठक भले ही पवार की कोशिशों पर हो रही थी, लेकिन इसकी योजना बनाई थी चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर इस महीने 2 बार शरद पवार से मिले और उसके बाद विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हुई। वैसे पीके की ओर से दावा यही किया जा रहा है कि बैठक किसी तीसरे या चौथे मोर्चे के गठन पर चर्चा करने को लेकर नहीं है, क्योंकि कोई भी तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को नहीं हरा सकता। बीजेपी को हराना है तो मजबूत गठबंधन चाहिए, और आज जो बैठक हुई उसमें न तो कांग्रेस शामिल थी और न ही एसपी और बीएसपी। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के साथ मिलकर पवार की पार्टी सरकार चला रही है, उसे भी न्योता नहीं दिया गया था। कांग्रेस को बैठक में न बुलाने पर यशवंत सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम कोई रणनीति नहीं बना रहे, बल्कि चर्चा इस बात पर की गई कि बीजेपी को कैसे पराजित किया जाए। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ तो ये गठबंधन बीजेपी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन बिना कांग्रेस के ये गठबंधन पूरा नहीं हो सकेगा। सिन्हा का इशारा साफ है कि अभी चुनावों में वक्त है और भविष्य में जो भी महागठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस जरूर शामिल होगी। इस बैठक के बहाने वाम दलों को भी टीएमसी के करीब लाने की कोशिश हो रही है। ये विपक्ष की पहली बैठक थी जिसमें सीपीआई और टीएमसी के नेता एक साथ दिखाई दिए। बैठक में शामिल होने पहुंचे सीपीआई नेता बिनोय विश्वम ने कहा कि ये विफल हो चुकी सरकार के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक वाम ताकतों का एक मंच है। देश को बदलाव की जरूरत है, लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। आज की बैठक में ये तय हुआ कि भविष्य में भी विपक्षी दलों की इस तरह की बैठक होगी, जिससे 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मजबूत गठबंधन तैयार हो। मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को कश्मीर के राजनीतिक दलों ने गुपकार संगठन की बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर बुलाई। इसमें 6 दलों के नेता शामिल हुए। इसकी अगुवाई फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने की। इस बैठक में तय किया गया कि पीएम के न्योते को स्वीकार कर गुपकार संगठन के नेता पीएम से मिलने जाएंगे। अब आगे गुपकार संगठन क्या रणनीति अपनाता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कयास है कि 24 जून को होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसके विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया गया था। इसके बाद राज्य में कई उतार चढ़ाव आए। गुपकार समूह भी इस वजह से गठित हुआ जो राज्य का पुराना दर्जा उसे दिलाना चाहता है। पिछले दिनों गुपकार समूह ने केंद्र सरकार से बातचीत को लेकर नरम रुख के संकेत दिए थे। अब देखना होगा कि 24 जून की बैठक का क्या नतीजा सामने आता है। किसान संगठन और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर अंतिम बार बात हुई। इस बातचीत के दौरान माहौल बदला सा था। किसानों की मांगों के आगे सरकार ने अपना रुख कठोर कर लिया था और फिर 26 जनवरी की घटना हो गई और सरकार के साथ किसानों की बातचीत ही बंद हो गई। आज 5 महीने हो चुके हैं सरकार और किसानों की बातचीत को बंद हुए। किसान लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनकी मांग पुरानी है, सरकार बातचीत करे, किसानों की मांगों पर ध्यान
दे, कृषि कानून वापस ले और एमएसपी को लेकर कानून बनाए। लेकिन मोदी सरकार फिलहाल किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री का कहना है कि ये कानून तो वापस नहीं होगा। किसानों को यदि कानून के किसी प्रावधान पर दिक्कत है तो सरकार आधी रात को भी किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन बात कानून पर नहीं, कानून के प्रावधानों पर होगी, यानी कानून वापस नहीं होगा। हाँ, सरकार इसमें संशोधन जरूर कर सकती है। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में या तो किसान रहेगा या फिर सरकार। टिकैत ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा है कि सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ता जाना तय है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अन्नदाता की आवाज झूठे मुकदमों से दबने वाली नहीं है। सरकार देश को बचाने की बात करती है, लेकिन कृषि कानूनों के माध्यम से अन्नदाताओं को कॉर्पोरेट्स के हाथों सौंप रही है। मोदी सरकार यदि किसानों के हित में कृषि कानून बनाती तो अब तक इसे वापस ले लिए जाते, लेकिन ये व्यापारी के कानून है, इसलिए सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। महामारी की दूसरी लहर में देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लाखों लोगों की जान चली गई, कई जिंदगियां तबाह हो गई। दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। खास तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में उदासीनता दिखाई है और सब कुछ राज्यों पर डाल दिया, उसे लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में महामारी की स्थिति को लेकर पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। हम सरकार की गलतियों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार का प्रबंधन बेहद खराब रहा। राहुल गांधी ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार की उदासीनता को लेकर तंज कसा। राहुल ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि दूसरी लहर से पहले हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने देश में दूसरी लहर आने की बात कही थी। उस समय सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था, जो व्यवहार होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिला। इसके बाद दूसरी लहर का हम सब पर पूरा असर हुआ और अब पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है। इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो पूरी तैयारी करे। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने श्वेत पत्र में 4 पॉइंट उठाए हैं, जिसमें पहला तीसरी लहर की तैयारी है, दूसरा गरीबों छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद पहुंचाना है, तीसरा कोरोना मुआवजा कोष बने, चौथा पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारणों का पता लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे ये गलतियां नहीं हो। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किलों में घिर गई है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुई लड़ाई को शांत करने की पार्टी की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं रही है। दोनों को आमने सामने बैठाने की कोशिश हुई। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने दोनों के बीच सुलह का प्रयास किया। कई बार लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन पार्टी जब तक पंजाब को लेकर बयान जारी करती, उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आ जाता, जिसमें कैप्टन पर सवालों की बौछार होती। नवजोत सिंह सिद्धू साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी हाल में कैप्टन का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अड़ गए हैं कि चुनावों में वो ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अमरिंदर समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि यदि पार्टी ने अमरिंदर सिंह को नेतृत्व नहीं सौंपा तो अमरिंदर के नेतृत्व में नया दल गठित कर लिया जाएगा, लेकिन चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ही करेंगे। सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच सुलह को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब चुनावों को लेकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पंजाब में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खड़गे ने कहा है कि सभी ने इच्छा जताई है कि पंजाब चुनाव सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाए। खड़गे के बयान से साफ है कि पार्टी ने सिद्धू की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब देखना है कि अमरिंदर सिंह की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। बीजेपी भले ही एकजुटता का कितना भी दावा क्यों न कर ले, लेकिन पार्टी में पड़ी फूट अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है। यहाँ तक कि कई राज्यों में नेताओं ने बगावत का झंडा भी उठा लिया है।
उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बंगाल से लेकर राजस्थान तक नेता वर्चस्व की जंग को लेकर आपस में टकरा रहे हैं। खासकर राजस्थान में तो सुर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। भले ही सूबे में विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन अभी से ही मुख्यमंत्री को लेकर नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते जा रही हैं, जिसे दूर करने के लिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर पहुंचकर प्रदेश महामंत्रियों और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ चर्चा की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के संभाग प्रभारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की संयुक्त बैठक हुई है। बैठक में मोर्चों के गठन की प्रक्रिया, पार्टी के संभागवार बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र, जिला, इन सब की एक व्यवस्थित रचना कैसे हो, इस पर विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बैठक में सीएम पद को लेकर भी चर्चा हुई। इसलिए तो पुनिया ने इसका जवाब भी दिया है कि राजस्थान बीजेपी में सीएम के कितने दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में नामों की गिनती नहीं है, जैसे जैसे नेता आगे आते जाएंगे वैसे वैसे चर्चा होती रहेगी। सतीश पूनिया के बयान से साफ है कि पार्टी में सीएम पद को लेकर अभी से मंथन शुरू हो चुका है। अब भले ही नेता बातचीत से मुद्दों को सुलझाने की बात कर रहे हो, लेकिन हर कोई जानता है कि कुर्सी की कलह कभी शांत नहीं होती। देश की स्थिति को सुधारना सरकार का काम है। देश में विकास को बढ़ावा देना सरकार का काम है। कंपनियों को पटरी पर लाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार इन सभी कामों में नाकामी कर रही है। इसलिए वो अपनी गलतियों को छिपाने और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए लगातार निजीकरण की राह पर कदम बढ़ा रही है। केंद्र ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर मोहर लगा दी। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना गया। दोनों बैंकों में सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाएगी और पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग नियमन एक्ट में बदलाव के साथ कुछ कानून में भी संशोधन करेगी। साथ ही आरबीआई से भी इस पर अंतिम सलाह ली जाएगी। सरकार के इस फैसले को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ बाजार विश्लेषकों का कहना है कि महामारी में दोनों बैंकों की हिस्सेदारी बेचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछले साल भी सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य बनाया था, जो हासिल नहीं हो सका। इस पर सतर्क रहना होगा। इसी तरह की चेतावनी सरकार को बार बार दी जा रही है, लेकिन वो सुधर नहीं रही है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो बजट के वक्त ही साफ कर दिया था कि अब की बार निजीकरण की बढ़ेगी रफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के विनिवेश के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद बैंकों को लगातार बेचा जा रहा है। इस बिक्री पर सरकार की किरकिरी हो रही है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर